गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और अपने सीआईबी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल ए का चैप्टर 6 जो है रिगार्डिंग इवन एनालिसिस कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। देखिए, ये मेथड, ये जो कंट्रोल मेथड है, ये बताता है कि भाई कॉस्ट और वॉल्यूम जो कि डिफरेंट लेवल पे, जो प्रोडक्शन लेवल पे वॉल्यूम है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप हो रहा है। यानी एक ऐसा कंट्रोलिंग मेथड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो रखा है, जो ये बताता है कि कॉस्ट और डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है, जो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल हो रखा है आउटपुट का, उसके बीच क्या रिलेशनशिप हो रखा है। ठीक है, ये बताने का काम करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी जो कॉस्ट वॉल्यूम है या फिर प्रॉफिट एनालिसिस कह सकते हैं, वो इसका दूसरा नाम है। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस क्या करेगा भाई? ब्रेक इवन एनालिसिस ये बताता है कॉस्ट क्या है, ठीक है, सबसे पहले बताएगा कॉस्ट, और साथ साथ जो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल हो रखा है, आउटपुट का जो डिफरेंट अलग अलग लेवल हो रखा है, उनके बीच, उनका जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप हो रखा है, ये बताने का काम ब्रेक इवन एनालिसिस कहता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस मेथड को कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेथड क्या है भाई? ये मेथड इस बात का अनुमान लगाता है, इस बात की भविष्यवाणी करता है, फोरकास्ट करता है कि प्रॉफिट है या फिर लॉस होगा। जो भी रिजल्ट होगा वो क्या करेगा? वो आउटपुट जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें चेंज कर देगा। ठीक है, यानी ये क्या करता है? ये एनालिसिस फोरकास्ट करता है प्रॉफिट और लॉस का, जो कि रिजल्ट होता है कि अगर आउटपुट में, जो कि आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह चेंज होगा। मान लीजिए पहले हम 200 लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसको हम रिड्यूस करके अगर 150 लेवल कर रहे हैं, तो इससे प्रॉफिट और लॉस पे क्या असर पड़ेगा, वो फोरकास्ट करने का इसी एनालिसिस के जरिए किया जाता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट रिफर करता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो परचेज प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी एक तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट को ऐसा पॉइंट भी कह सकते हैं जहां नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन मतलब क्या? ऐसी सिचुएशन जहां पे ना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपीज की चीज, इसको ऐसा समझिए, आप मार्केट गए, आपने 100 रुपीज में कोई गुड परचेस किए, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, आपने एक ग्रुप वॉल्यूम परचेस किया, फिर कैसे 100 रुपीज में आपने कोई भी चीज परचेस की। अब आपने इसी 100 रुपीज में उस पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विस को सेल कर दिया। ठीक है, परचेस कितने में किया था आपने? 100 रुपीज में। सेल कितने में कर दिया आपने? 100 रुपीज से। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेल इज इक्वल टू परचेस हुआ। यही इस एनालिसिस में बताया जाता है, सेल इक्वल टू परचेस, यानी 100 की सेल और 100 का परचेस। यानी यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई लॉस भी तो नहीं हुआ। यानी ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। कैसे सिचुएशन है भाई? 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, आप मार्केट गए, आपने कोई चीज पसंद आई, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चर हो रखे हैं, आपने 100 रुपीज में उस गुड्स को कवर किया, आपने रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेस किया। फिनिश गुड्स में कह सकते हैं किसी भी गुड्स को कंप्लीट करने में आपकी कॉस्ट टोटल आ रही है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आई। आप क्या करें? आपने उस पर्टिकुलर गुड्स को, जिसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग की थी, आपने सोल्ड भी, मतलब कॉस्ट उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में कितना लगी? 100 रुपए। आपने उसे सेल कितने में कर दिया? किसी कस्टमर को आपने उसे सेल भी 100 रुपीज में कर दिया। यानी यहाँ पे सेल इज इक्वल टू परचेस हुआ। भाई 100 की सेल थी, 100 का परचेस। कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट बनाने में कितनी आई भाई? 100 रुपीज आई। सेल कितने में किया आपने? 100 रुपीज। यानी यहाँ पे सेल और परचेस इक्वल हो रखे हैं। यानी यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस। भाई 100 रुपए किसी चीज को बनाने में लगे, या 100 रुपए में हमने खरीदा, बेच भी हमने 100 रुपए दिया, तो हमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ भाई, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ। यानी हमें कॉस्ट तो रिकवर हो गई। प्रॉफिट कब होता है? मान लीजिए यही 100 की चीज अगर आप 120 रुपीज में बेचते, मैं आपसे पूछती बताओ प्रॉफिट हुआ या फिर, आप कहोगे ना भाई मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कॉस्ट मुझे बनाने में 100 रुपए थी, लेकिन मैं सोल्ड उसको 120 में किया, यानी मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बेच दी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, और इसे ही कंसीडर किया जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, यानी इसी लेवल पे आपका जो परचेस प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, जिसे मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझा दिया। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ का ब्रेक इवन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ब्रेक इवन
एनालिसिस के फॉर्मूला की क्या फॉर्मूला होता है बीईपी का, ठीक है। इन शॉर्ट इसे ध्यान रखा, ब्रेक इवन एनालिसिस कहिए, ब्रेक इवन पॉइंट कहिए, या फिर इसे बीईपी इन शॉर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, जब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखिएगा आपकी सेल्स पे डिपेंड करती है, यानी अगर सेल में किसी भी तरह कोई चेंजेस, अगर सेल अप हो रही है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट, जिसे इन शॉर्ट बीसी कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगी। सेल अगर डाउन हो रही है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। सेल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पूरी तरीके से सेल पे फिक्स होती है, जबकि फिक्स कॉस्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है सेल से, ठीक है। सेल्स बढ़ रही है, सेल्स घट रही है, इससे फिक्स कॉस्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब मान लीजिए रेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, मंथली आपका रेंट 10,000 रुपीज हो रखा है, तो अगर मुझे बताइए चाहे सेल्स कंपनी को 1 लाख की हो या फिर 2 लाख की हो, कंपनी को जो ऑफिस का जो रेंट है वो कितना पे करना पड़ेगा, वो तो मंथली 10,000 ही पे करना पड़ेगा, है ना भाई। कंपनी को 2 लाख रुपए की सेल हो, चाहे 1 लाख रुपए की सेल, चाहे 50K की सेल हो, 50,000 सेल, लेकिन रेंट तो फिक्स है ना, 10,000 का 10,000 ही पे करना पड़ेगा, डजंट मैटर दैट कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। वही वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका वेरिएबल कॉस्ट समझ लीजिए जैसे आपका परचेज रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो अगर क्या हुआ भाई, रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी टोटल वो भी बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट घट रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगी, घट जाएगी। भाई मुझे बताइए, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रोडक्शन को, जैसे मान लीजिए अगर लेबर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, लेबर प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका असर क्या होगा, लेबर प्राइस भाई इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेबर प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। भाई पहले जहां लेबर को हमें 10,000 रुपए पे करने पड़ते हैं, अब हमें 20,000 रुपए पे कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कहाँ से वसूल किया जाएगा, सेल से ही तो कवर किया जाता है ना, यानी सेलिंग प्राइस और बढ़ा दी जाएगी, कंज्यूमर से ही तो कवर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यही आपका वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसे समझिए छोटा सा बस, कि जब सेल्स पे डिपेंड करती है, सेल अगर आपकी इंक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, सेल अगर डिक्रीज है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नंबर डिटेल में समझा दिया है, तो आई होप अब आपको वेरिएबल कॉस्ट अच्छे समझ आए। हालांकि इतना डिटेल में आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली ध्यान रखेगा एग्जाम में ना आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेगा, बीपी का ब्रेक इवन पॉइंट का, पर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा कि बताइए राइट फॉर्मूला क्या हो रखा है। एग्जाम में आपसे इतना डिटेल में पूछेगा वेरिएबल कॉस्ट किन किन चीजों पर डिपेंड रखता है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक्स किस एवोल्यूशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट की बात की जाती है, इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जाती है, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा ये भी ब्रेक इवन एनालिसिस कंसीडर किया जाता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे एमओएस कहते हैं ये भी बीपी में क्या किया जाता है, ये भी बीएपी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यानी जब भी कभी बात होती है ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक में तो कह सकते हैं जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इसका एवोल्यूशन यानी ये प्रोसेस किन किन चीजों पे बेस्ड है। तो यानी इसे इन शॉर्ट ऐसा समझिए कि ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, यानी यहाँ पे सेल और परचेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसका हिस्सा है। थर्ड आपका होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और लास्ट होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट है जो कि ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक का हिस्सा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है अ हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन लोअर्स द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हायर होगा वो बीएपी को लो कर देता है। सेकंड कह रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस अज्यूम करता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट हो रखे हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रखा है। थर्ड कह रहा है इट यूज टू एसेस मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन विद डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन इजिली, या फिर प्रॉफिट बिगिन होता है सिर्फ और सिर्फ जब ब्रेक इवन एनालिसिस क्रॉस करता है। तो आपको क्या बताना, आपको बताना है इनकरेक्ट। तो अगर बात की जाए इनकरेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो रखा है, ठीक है, कि इसका यूज किया जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में ताकि डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन को इजिली अचीव किया जाए, ये इसके लिए किया जाता है। जबकि क्या होता है भाई ब्रेक इवन में ऐसा नहीं। कोई अच्छे समझ में आएगा, कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी मुझसे जुड़ करके अपने जो डाउट है अपने जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।